अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और फार्माकोलॉजी की सीरीज़ में ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आपको रिसेप्टर्स ड्रग इंटरेक्शन से आगे जो क्लासिफिकेशन है रिसेप्टर्स की, उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल कर लेते हैं। ड्रग पढ़ा था, रिसेप्टर्स पढ़ा था, इन दोनों का इंटरेक्शन पढ़ा था। इसके बाद डोमेन्स ऑफ रिसेप्टर्स कौन सी होती हैं वो हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को देखा था, सेलुलर, नॉन सेलुलर, ट्रांस मेम्ब्रेन, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। आज हम ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं कौन कौन सी है और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके सामने। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल फर्स्ट है, ठीक है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जैसे मैंने पहले कहा था, इसको हम 4 to 5 पास रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि 4 to 5 बार ये रिसेप्टर जो है पास करता है, ये चैनल पास करता है मेम्ब्रेन से। वेन लाइगेंड लाइगेंड आपको बता दिया था, कोई भी केमिकल सब्सटेंस एंटिटी है जो बाइंड करती है रिसेप्टर से। वेन लाइगेंड बाइंड विद बाइंडिंग डोमेन, अच्छा लाइगेंड कहाँ बाइंड करेगा, बाइंडिंग डोमेन ऑफ रिसेप्टर, सम कन्फर्मेशनल चेंजेस आकर, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी जिसकी वजह से हमारा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर एक बात नोट करनी, यहाँ पर सिग्नल ट्रांसडक्शन का जिक्र नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कन्फर्मेशनल चेंजेस का है। तो ये लाइगेंड गेटेड सिर्फ कन्फर्मेशनल चेंजेस करवाती है, किसमें, रिसेप्टर में। लाइगेंड रेगुलेट्स, जब लाइगेंड बाइंड होगा तो रेगुलेट्स करेगा द ओपनिंग ऑफ पोर थ्रू विच आइंस कैन फ्लो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक बात नोट करें, ओपनिंग ऑफ पोर लिखा हुआ है, ये है एक्चुअल में कन्फर्मेशनल चेंज। तो ये मेरे सामने एक रिसेप्टर है, एक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, ये पूरा एक चैनल है। और ये देखिए, ये गेट क्लोज हुआ है, इसका गेट क्लोज हुआ है, और ये पोर है, ये पोर है। अब यहाँ पर है सोडियम की हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। हमें पता है ये सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है सोडियम आयन की, लेकिन जब इसका इन्फ्लक्स होगा यहाँ पर, जब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये सेल डीपोलराइज हो जाएगा, मतलब कि अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, एक्टिव पोटेंशियल, और कॉज करेगा कंट्रैक्शन। अब ये गेट ओपन कैसे होगा, तो इस गेट को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक लाइगेंड जुड़ेगा, ठीक है। लाइगेंड बेसिकली ये समझ लें, ये एक लाइगेंड है, ठीक है। ये अभी नहीं जुड़ा हुआ, तो ये यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं शो हो रही, मतलब कि नो एक्टिविटी, नो फंक्शनिंग, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी यही है, कन्फर्मेशनल चेंज होगा और ये ओपन हो जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब ये यहाँ पर क्योंकि आ गया, कहाँ, ये मैंने लिखा हुआ बाइंडिंग डोमेन, बाइंडिंग डोमेन पे आ गया, तो ये जो इफेक्टेड डोमेन है ये क्या शो करेगी, ये गेट ओपन हो गया, यहाँ से अब आ जाएगा सोडियम का इन्फ्लक्स ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली ये स्विच का काम, गेट का काम कर रहे हैं चैनल्स, ये सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया। तो दे कैन, these ion channels can increase, inhibit or decrease the influx of ions outside, from outside to inside the cell या inside to outside the cell। इसी तरह क्लोराइड चैनल्स भी होते हैं, सोडियम चैनल्स भी होते हैं, कैल्शियम चैनल्स बहुत कॉमन है। तो क्या कॉज करेंगे जब ये अंदर आ जाएंगे, तो नो एक्टिविटी थी पहले, अब ये कॉज कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, सेल डीपोलराइज हो गया, एक्टिव पोटेंशियल जनरेट हो गया, पॉजिटिविटी अंदर आ गई और नेगेटिविटी बाहर। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं इनकी। जो कोलिनर्जिक निकोटेनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, कोलिनर्जिक भी दो तरह के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स और निकोटेनिक रिसेप्टर्स। जो निकोटेनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं एसिटाइल कोलाइन से। एसिटाइल कोलाइन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्टिमुलेट करता है निकोटेनिक रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को, मतलब कि एसिटाइल कोलाइन एक्ट एज एगोनिस्ट ऑन निकोटेनिक रिसेप्टर्स। जब फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाला मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलाइन है और ये है एक निकोटेनिक रिसेप्टर, जब वो बाइंड हो जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स बना देगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, कंट्रैक्शन हो जाएगी। मैंने एग्जांपल दे दी, पहली एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल, ये एग्जांपल आप लिखेंगे इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे टाइप में, तो आप इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, बुक में भी लिखी हुई, लेकिन मैं यहाँ आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरी एग्जांपल एक ड्रग की है, पहले एक न्यूरोट्रांसमीटर की होगी, अब एक ड्रग। लोराज़ेपाम एक ड्रग है, ठीक है। वो स्पेसिफिकली गैबा रिसेप्टर्स पे, गैबा ए रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। गैबा ए रिसेप्टर्स समझ लें, ये गैबा ए रिसेप्टर है, ठीक है। ये इसकी पॉकेट है, ठीक है। यहाँ पर एसिटाइल, अब ये गैबा ए, ये लोराज़ेपाम है, ये यहाँ जाकर एक्ट करेगा और ये चैनल है, ये खोल देगा, ठीक है। क्या करेगा, इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। जब ये एक्ट हो गया, यहाँ पर फिट हो गया, ये एक्टिव हो गया, तो इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड बीइंग नेगेटिव, हाइपर पोलराइज कर देगा। पिछले केस में था, क्या था, डीपोलराइजेशन, इसमें क्या था, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है कि यहाँ पर हमारा जो सेल है वो एक्टिव पोटेंशियल से ख़त्म हो गया, वो एक्टिव पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रहा। हाइपर पोलराइजेशन से क्या होगा, सेल बिकम इनएक्टिव या स्टेबल हो जाएगा। तो लोराज़ेपाम हम तब देते हैं जब हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट करवानी हो, जब कोई सेल बहुत ज़्यादा न्यूरोनल सेल बहुत ज़्यादा डीपोलराइज हो, मतलब कि इतना ज़्यादा एक्टिव हो कि वो सीजर्स की कंडीशन कॉज कर रहा हो, तो फिर हम लोराज़ेपाम देते हैं ताकि वो एक्ट करे गैबा ए रिसेप्टर्स पे, जो कि क्या है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। क्लोराइड का इन्फ्लक्स करवाएंगे और क्लोराइड बीइंग नेगेटिव चार्ज हाइपर पोलराइज द होल न्यूरोनल सेल एंड कॉज हाइपर पोलराइजेशन, और उस हाइपर पोलराइजेशन की वजह से सीजर्स को काफ़ी हद तक
ट्रीट किया जा सकता है। तो लोराज़ेपाम का मैंने एक यूज़ बता दिया क्लिनिकल, और इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बता दी। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, नाम से जाहिर है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं ये। सो हम आगे देखते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। सो सेकेंडली हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन वर्ड के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 50 to 55% ऑफ प्रोटीन। ये सिर्फ प्रोटीन पे बेस करती है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कन्फर्मेशनल प्रोटीन होती हैं, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एक्सेट्रा। एंजाइम्स बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ उनमें से एक है जी प्रोटीन, और जी प्रोटीन भी या तो मोनो होगी, मोनोमेरिक, या तो ट्राइमेरिक। मोनोमेरिक जी प्रोटीन भी सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करवाती है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन की बात करेंगे जिसके अंदर अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट्स होंगे। तो ये वाली प्रोटीन जब कपल करेगी किसी रिसेप्टर के साथ तो हम उसको कहेंगे GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन सर्पेंटीन भी कहते हैं कुछ लोग, और 7-PAS रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है? सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करवाता है, सेकेंडरी मैसेंजर को या स्टिमुलेट करवाएगा या तो इनहिबिट करवा देगा। ये इसका काम है। सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ये काम करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर किसी भी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर। इसका एक पार्ट जो है वैसी जो डोमेन होती है वो एक डोमेन जो होगी जिसको हम बाइंडिंग डोमेन कहते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होगी, और जो इंटरसेलुलर जो पोर्शन प्रेजेंट होगा वो इफेक्टेड डोमेन होगी। तो हम बात करते हैं व्हेन एगोनिस्ट, एगोनिस्ट का पता है ना, विच कैन इंक्रीज या विच कैन स्टिमुलेट विच कैन इनहेंस द फंक्शनिंग ऑफ अ रिसेप्टर। जो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी उसको, अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है? जो उसकी फंक्शनिंग है बेसिकली। अब वो फंक्शनिंग स्टिमुलेटरी भी हो सकती है, इनहिबिटरी भी हो सकती है। ligand binds with binding domain receptor, it can stimulate और inhibit। यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, जो पीछे हमने रिसेप्टर पढ़ा था वो सिर्फ स्टिमुलेट करा था, लेकिन जी प्रोटीन में एक प्रोटीन की टाइप होगी GI, वो इनहिबिट कर देगी, और एक होगी GS एंड GQ, वो स्टिमुलेट करेगी। 10 सेकेंडरी मैसेंजर। अब सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज C भी हो सकता है, PLC, या एडिनिल, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एडिनिलिल साइक्लेस। ये 2 सेकेंडरी मैसेंजर आज हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर की बात करें तो GPCR कंसिस्ट ऑफ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, मैंने बता दिया, कंटेन्स अल्फा बीटा एंड गैमा सब यूनिट्स। यहाँ पर जो अल्फा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा सब यूनिट यूजली बाइंड विद GDP, गवानोसिन डाइफॉस्फेट। ये वाला यूनिट GDP से बाइंड होता है, लेकिन जब एक्टिव होता है तो GTP से कनेक्ट हो जाता है व्हेन एक्टिव। अब ये एक्टिव कब होता है? जब रिसेप्टर के साथ लाइगेंड बाइंड करेगा। अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि कैसे मैकेनिज्म होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के अंदर। तो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जी प्रोटीन ट्राइमेरिक भी 3 तरह की होती है, या तो GQ होगा, ठीक है, जो यूज़ करेगा सेकेंडरी मैसेंजर, जो एक्ट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर फॉस्फोलाइपेज C पे, और एक होगा GS जो एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिव करेगा, और एक होगा GI जो एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करेगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। मैं मैकेनिज्म शो करता हूँ आपको डायग्रामेटिकली। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जी प्रोटीन, GQ मैकेनिज्म ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये 3 अलग अलग मैकेनिज्म है, कभी कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा मैकेनिज्म किधर फिट होगा, कौन सा ट्रांसडक्शन, कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर कहाँ फिट होगा। तो मैं याद करने का भी तरीका आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर छोटा सा अगर आपको शो हो रहा है, ये रिसेप्टर बनाया हुआ सर्पेंटाइन रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था 1 2 3 4 5 6 7 टाइम ये पास करता है मेम्ब्रेन को, और इस वजह से इसको हम जी प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, ये इसकी है, ये छोटी सी अगर पॉकेट आपको नजर आ रही है, जिस तरह एंजाइम में एक पॉकेट होती है, फिक्स पॉकेट, रिसेप्टर्स में ही पॉकेट होती है जहाँ पर स्पेसिफिक जो रिसेप्टर है वो ही आकर बाइंड करता है। ये जो पॉकेट है ये अगर आपको नजर आ रही है तो इसको हम कहेंगे बाइंडिंग डोमेन। यहाँ पर बाइंड हुआ हमारा रिसेप्टर। अब मैकेनिज्म आपने फॉलो करना है, देखना है, ठीक है, कि किस तरह सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो ये है हमारा, ये अटैचमेंट होगी GQ प्रोटीन वाले मैकेनिज्म पे, ये अटैचमेंट होगी रिसेप्टर की। अब क्या होगा, ये ग्रीन में गैमा यूनिट है, पिंक में बीटा यूनिट, और ये अल्फा यूनिट मैंने बड़े ब्लू से शो किया हुआ है। अल्फा यूनिट से GDP कनेक्ट होता है यूजली, ठीक है, लेकिन जब ये आकर यहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये GTP ख़त्म, अब कनेक्ट हो गया GTP, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद ये जब जुड़ जाता है तो ये वाला जो पूरा ये जो पोर्शन है ये एक्टिव हो जाता है, स्टिमुलेट, और इससे स्टिमुलेशन से GTP गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट
इसी मेम्ब्रेन के ऊपर, इसी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम्स होते हैं। यहाँ मैंने एक शो किया लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज सी। अब वर्ड लाइपेज, लाइपेज से घबराना नहीं है। लाइपेज एक एंजाइम होता है जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने का काम है। अब जब फॉस्फोलाइपेज सी भी स्टिमुलेट हो जाएगा जीटीपी की स्टिमुलेशन से, रिसेप्टर आया, जीटीपी हटा, जीटीपी आया, जीटीपी ने फॉस्फोलाइपेज सी को स्टिमुलेट किया स्टिमुलेशन से। अब इसने क्या करना है, लिपिड को ब्रेक डाउन करना है। क्या, कौन सी लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा? अपने ही सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते रहेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो फॉस्फोलाइपेज सी जब ये काम करेगा तो यहाँ पर दो कंपोनेंट में तब्दील कर देगा अपनी मेम्ब्रेन को, कुछ पोर्शन को, कुछ रेजिड्यूज बनाएगा। सो मैं आपको बता रहा था कि जब ये लाइपेज अपने ही सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करेगा तो एक कंपोनेंट DAG में तब्दील होगा जिसका नाम है डाईअसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ये लिपिड की ब्रेकडाउन से हुआ है। और दूसरा कंपोनेंट जो तब्दील होगा वो इनओसिटोल ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, ये भी इसी की ब्रेकडाउन से होगा। तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, अब इन्होंने क्या करना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होगी। सेकेंडरी मैसेंजर फॉस्फोलाइपेज सी था, इसने क्या किया और कंपोनेंट्स को निकाला कहाँ से, मेम्ब्रेन से, क्योंकि लाइपेज का काम है मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना। DAG डाईअसाइल ग्लिसरॉल जो है ये क्या करेगा, इस पूरे सेल में ना बहुत ज़्यादा और एंजाइम होते हैं, काइनेजेस होते हैं। तो PKA, फॉस्फोकाइनेज ए, काइनेज वो एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं किसी भी एंजाइम, किसी भी प्रोटीन की। तो ये इसको स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, DAG जब प्रोड्यूस होगा। इसकी स्टिमुलेशन से क्या होगा, सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये इन रिटर्न उनको स्टिमुलेट कर देगा इंडिविजुअली, और इनकी स्टिमुलेशन से क्या होगा, चैनल्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा, और क्या हो गया, कंट्रैक्शन पैदा हो गई और एक्टिव हो गया। DAG का काम खत्म हो गया। लेकिन IP3 क्या करेगा, IP3 एक्ट करेगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, सार्कोप्लाज्म है, वहाँ जाकर एक्ट करके कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। इन रिटर्न पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, डीपोलराइजेशन क्रिएट होगी। तो ये था G प्रोटीन कपल रिसेप्टर का मैकेनिज्म। अब हम आगे चलते हैं, सेम टू सेम एडिनाइल साइक्लेज में भी होगा, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर चेंज हो गया। यहाँ पर अगेन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पे रिसेप्टर आया, ठीक है, यहाँ पर GDP था तो GTP आ गया। अब GTP ने क्या किया, स्टिमुलेशन की, इस बार फॉस्फोलाइपेज सी की थी पहले, इस बार इसने की है एडिनाइल साइक्लेज की। एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम है जो मेम्ब्रेन पे होता है, जिसका काम है ATP को साइक्लिक AMP पे, साइक्लिक एडिनिन मोनोफॉस्फेट, इस पे तब्दील करना। और इसमें जो एनर्जी हमें मिलती है वो क्या, उसका क्या काम है, वो आगे जाकर काइनेसिस करवाती है। क्या करवाती है, काइनेसिस, यहाँ पर एक्टिव करवाएगी। अब पिछली बार, ये मैंने पिछली बार PKA लिखा है, इसका मतलब फॉस्फोकाइनेज एंजाइम को एक्टिव किया। अब PKC फॉस्फोकाइनेज C एंजाइम को एक्टिव करेगा, साइक्लिक AMP, और इन रिटर्न अगेन चैनल्स की इन्हेंसमेंट होगी, इंक्रीजमेंट होगी, और सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा और डीपोलराइज हो जाएगा। ये एडिनाइल साइक्लेज जी स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म है। GQ भी हो गया, G स्टिमुलेटरी भी हो गया। अब हम G इनहिबिटरी पढ़ेंगे, जिसको GI कहते हैं। अपोजिट है, बिल्कुल यहाँ नेगेटिव डाल देता हूँ, अपोजिट है एडिनाइल साइक्लेज सेकेंडरी मैसेंजर के, ठीक है। यहाँ पर एक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर GDP था, GTP आ गया, लेकिन ये GTP जो है इसको एक्टिव होने के बजाय इसको डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। डीएक्टिवेशन से क्या होगा, फॉस्फोकाइनेज C, साइक्लिक AMP नहीं बनेगा, साइक्लिक AMP से फॉस्फोकाइनेज C भी एक्टिव नहीं होगा, और ये चैनल्स ब्लॉक ही रहेंगे। तो ये था G इनहिबिटरी। तो आई होप G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR और सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स की आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन लास्ट रिसेप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस रिसेप्टर का नाम है टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, और जो इसका ओरिजिनल नाम है उसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर। यहाँ नेम से जाहिर है कि यहाँ ना कोई एंजाइम का रेजिड्यू लिंक होगा। टायरोसिन इज एन एंजाइम, टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड, और काइनेसिस जो मैंने आपको बताया था फॉस्फोराइलेशन करवाता है किसी भी प्रोटीन की, एडिशन करवाता है फॉस्फेट ग्रुप की, तो उसको हम काइनेस कहते हैं। तो टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, इट इज़ फॉर्म बाय टायरोसिन सब यूनिट्स। द रिसेप्टर अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंजेस व्हेन एक्टिवेटेड बाय लाइगेंड, इसमें भी कन्फर्मेशनल चेंजेस होगी जब लाइगेंड जुड़ेगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिविटी। अब इसमें इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जी प्रोटीन में भी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली किसकी वजह से हो रही है वो हम देखते हैं। व्हेन एक्टिवेटेड द रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट्स टायरोसिन रेजिड्यूज ऑन इटसेल्फ। इस लाइन की मैं समझाता हूँ, इस लाइन को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये एक रिसेप्टर है जो टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर है, ठीक है। ये टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर जो है ये मिलकर बनता है टायरोसिन और काइनेसिस से। ये मैं शो करवा, ये पॉकेट जो है ये डोमेन है, कौन सी, बाइंडिंग डोमेन। अब क्या होगा जब यहाँ पर बाइंड होगा, एक्टिव हो गया, एक्टिवेट हो गया,
रिसेप्टर, अब रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद फॉस्फोरिलेट्स करेगा टायरोसिन रेजिड्यूज। ये है काइनेस, ठीक है, ये काइनेस है, ये काइनेस है, ये दोनों एंजाइम जो है ये इसी के इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होंगे और अटैच होंगे इसी जो हमारे पास रिसेप्टर्स की सरफेस से अटैच होंगे, और ये टायरोसिन रेजिड्यू है, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास काइनेज एंजाइम है ये क्रॉस फॉस्फोरिलेट करेगा इसको, और ये वाला क्रॉस फॉस्फोरिलेट करेगा इसको, क्रॉस वे में दोनों को फॉस्फोरिलेट कर दिया, ये फॉस्फोरिलेशन एक्शन हो गया, दोनों एक्टिव हो गई। इनकी फॉस्फोरिलेशन से बाकी जो PKA PKC जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे एंजाइम्स वो एक्टिव हो जाएंगे, और उनकी एक्टिवेशन से वही वाला मैकेनिज्म चलेगा, या तो एडिनाइल साइक्लेज वाला मैकेनिज्म होगा। एडिनाइल साइक्लेज के अलावा जो दूसरा मैकेनिज्म है जो मैंने आपको बताया था DAG और IP3 वाला मैकेनिज्म, जिससे कैल्शियम की इंक्रीजमेंट ज़्यादा होगी और सोडियम आयन की इन्फ्लक्स ज़्यादा होगी, तो ये सारा जो है डिपोलराइज हो गया और कंट्रैक्शन हो गई। तो ये था टायरोसिन काइनेज का mechanism. This will active other proteins inside the cell, मैंने बता दिया. This will cause cascade effect like GPCR. Note, these transmembrane receptors are only for those ligands that cannot cross the cell membrane. 3 transmembrane receptors पढ़े हैं, तो ये नोट इन तीनों के लिए लिखा हुआ है। अगर ड्रग लिपोफिलिक होगी तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक होगी और चार्ज होगी तो ड्रग मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स उनके लिए हैं जो रिसेप्टर्स जो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो हाँ, ये अंडरस्टूड बात है कि जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक होगी या तो चार्ज होगी, क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा सकती, वो बाहर से अपना वर्क शो करवा रही है। ऐसी है कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपके घर में आएगा तो वो पहले नॉक करेगा, ठीक है, डोर पे आएगा, वो नॉक करेगा, तो वो क्या कर रहा है, डोर को सेकेंडरी मैसेंजर, वो डोर एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, या बेल की रिंग जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर है जो एक्टिव करती है घर के अंदर वाले जो रहते हैं नेटिव लोग। लेकिन इसी तरह अगर कोई नेटिव बंदा हो वो क्या करेगा, वो घर में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, अगर डोर ओपन हुआ तो वो वैसे ही आ जाएगा, तो वो परमिएबिलिटी है ना उसकी कि वो अंदर आ सकता है, स्ट्रेंजर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। इसके बाद एक रिसेप्टर आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, 4th पे आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये भी लिपिनकॉर्ड में है और ये सिलेबस का हिस्सा है। न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की टाइप है, एक तो साइटोसोलिक है जिसमें एस्ट्रोजन एक्ट करता है, और एक है न्यूक्लियर जिसमें T3 एक्ट करता है। तो वो बुक में भी शो हुआ है, ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, कोलिनर्जिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स है। जी प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन करवाती है, इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एंजाइम लेट का भी बता दिया। ये R जो है, ये R असल में टायरोसिन के रेजिड्यू, RPO4 लग गया तो टायरोसिन फॉस्फोलेट हो गया। इससे क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, फिर इंट्रासेलुलर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लास्ट में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए वो एक्ट करते हैं इंट्रासेलुलरली जाकर, क्योंकि वो उनकी परमिएबिलिटी होती है कि वो अंदर जा सकते हैं। तो अंदर क्या करते हैं, वो जीन एक्सप्रेशन पे, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे एक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, किसी भी प्रोटीन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इनहिबिट करवा सकते हैं। तो वो इस तरह एक्ट करते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन सारी लिखी हुई है, लास्ट जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, जिसका ओवरव्यू दे दिया, वो भी आप पढ़ लेगा यहीं से, वो ईजी है। तो आई होप जो मैं मुश्किल चीज़ें थी वो मैंने आपको समझानी थी, वो आपको समझ में आ गई हो। ये सारा मैकेनिज्म लिखा हुआ है यहाँ पर बुक में भी। तो जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना ही। लेक्चर लेंथी होगा, लाजमी लीजिएगा, सारा लेक्चर लेना ज़रूरी है। इन्हीं छुट्टियों में अगर आप लेक्चर ले लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा कि आपकी फार्माकोलॉजी की बेस बन जाएगी। जज़ाकल्लाह।